हेलो दोस्तों, जीएस संसार ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पॉलिटी के क्वेश्चन। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता क्या थी? पहला है प्रांतीय स्वशासन, दूसरा है प्रांतों में द्वैत शासन, तीसरा है अखिल भारतीय संघ, चौथा है भारत परिषद की समाप्ति। अब इसमें से आपको कूट को बताना है, 2 3 सही है, 1 2 3 सही है कि 1 3 4 सही है, 1 2 3 4 कौन सा सही है? तो इसमें से जो सही है वो है 1 3 4, ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी इसमें सही है। आइए हम लोग देख लेते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं क्या थी। भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताएं, पहली थी इसमें अखिल भारतीय संघ, दूसरा केंद्र में द्वैत शासन, तीसरा प्रांतों को स्वायत्तता, चौथा शक्तियों का विभाजन, पांचवा आरक्षण एवं सुरक्षा, 6 नंबर पे संघीय न्यायालय, 7वें नंबर पे भारत परिषद की समाप्ति और 8वें नंबर पे सांप्रदायिक चुनाव पद्धति का विस्तार। तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता थी। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई थी? मतलब गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उस पर एक सदस्य की वृद्धि हुई थी। चार्टर अधिनियम 1833। थोड़ा सा चार्टर अधिनियम 1833 यानी कि ऑप्शन डी पे, चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया था तथा ब्रिटिश भारत में विधि बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल व उसके 4 सदस्य परिषद को दिया गया था। इन 4 सदस्यों में एक विधि सदस्य शामिल करने का प्रावधान इसमें किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लेखित निर्देशों के दस्तावेज भारत के संविधान में 1950 में किस रूप में समाहित हुए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में। इसका थोड़ा सा व्याख्या हम लोग पढ़ लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख था। इस अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को निर्देशों का उपकरण, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा गया था। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था 1909 के द्वारा। भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा पहली बार केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग की व्यवस्था की गई थी। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया था? 1919 के नियम के 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया था। इसको भी देख लेते हैं व्याख्या। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू उस समय भारत के सचिव तथा चेम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल थे। और भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था। ठीक है। निम्नलिखित 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अगर आपने अधिनियम पढ़े होंगे तो आप ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे। मतलब 1919 का अधिनियम, पहला है
ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919-1921 में लागू हुआ। बी यह अधिनियम मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें से कौन सा सही नहीं है ये पूछा है। सी मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। डी इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था। इसमें से कौन सा सही नहीं है? इसमें से ऑप्शन बी सही नहीं है, क्योंकि 1909 के अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। 1919 के नियम को नहीं, उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। और 8वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है? भारतीय प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था प्रांतों में पूछ रहा है। तो प्रांतों में 1919 में लागू हुई थी और केंद्र में 1935 में लागू हुई थी। ऑप्शन सी भारतीय प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई थी भारतीय शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? ये भी भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आजकल नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा दिए जाते हैं, नहीं है। पहला ए ऑप्शन है, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। बी इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण और सशक्त हो गया था। सी इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। डी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। अब इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है, इस अधिनियम के द्वारा के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, गलत है ये। अब हम लोग 1773 का चलिए रेगुलेटिंग एक्ट विस्तार से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? पहला इसमें क्या है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा इसको स्वीकृत किया गया था। दूसरा, इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित करना था। तीसरा था, इस एक्ट के तहत पहली बार केंद्रीकरण की व्यवस्था को अपनाते हुए बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। और 4th नंबर पे क्या है? इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पे नियंत्रण और सशक्त हो गया था। और भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया था। और बंगाल में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था। इन तीनों प्रेसिडेंसी में विधि बनाने का अधिकार बंगाल के गवर्नर जनरल व इसकी 4 सदस्यीय परिषद को दिया गया था। और वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। तो ये आज आपके 10 क्वेश्चन हो गए हैं, लेकिन चलिए 15 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन के आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकें। अच्छा, और इस एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 3 अन्य न्यायाधीश थे। इस एक्ट के तहत संघीय न्यायालय स्थापित नहीं किया गया था, उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप समिति के सदस्य थे? BN राव, VT कृष्णमाचारी, मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव। इसमें से कौन कौन थे? 3 और 4 नंबर के थे। मोहम्मद सादुल्ला थे और N माधव राव थे। जैसा कि हम जानते हैं प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, उनको मिला के।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिला के, क्योंकि वो अध्यक्ष थे। तो इस समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसके सदस्य कौन कौन से थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष थे, फिर एन गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथे थे डॉक्टर के एम मुंशी, पांचवें थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और छठे थे एन माधव राव, सातवें थे टी कृष्णाचारी। अब 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर दूसरे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। और 14 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? 1946 में आया था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा तथा अपनी योजना 16 मई 1946 को भारत के समक्ष प्रस्तुत की थी। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर थे। और 15 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये हम लोग को इसमें सम्मिलित करना है। संघ शक्ति समिति, प्रांतीय समिति, नियम समिति, अल्पसंख्यक। इसमें देखिए ए वाला ऑप्शन सही है, ए का 3। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांत में कौन था? सरदार। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और नियत समिति के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष, उप समिति पूछ रहा है ना, तो एच.सी. मुखर्जी थे। ये हमारा आज का क्वेश्चन हो गया। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बड़ी समितियां कौन कौन सी थी? संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 5वां है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति सरदार पटेल थे। और कुछ उप समितियाँ भी थीं, जैसे एक है मौलिक अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति, राज्यों से समझौता करने वाली समिति में जवाहरलाल नेहरू थे। तो दोस्तों आज हमने 15 क्वेश्चन पॉलिटी के पढ़े हैं। अगर चैनल आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। और भी ऐसे आपको आगे मैं क्वेश्चन कराती रहूँगी और थ्योरी भी पढ़ाती रहूँगी। थैंक यू।